हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक अध्ययन एवं दोस्तों पर्यावरण की क्लास नंबर 5 यानी दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट में हम दोस्तों 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है, जीवाणु है, विषाणु है, लाइकेन है या कवक है? बताइए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? किसको कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? दोस्तों जीवाणु की हम बात की जाए, यहाँ पर जीवाणु की बात की जाए तो दोस्तों ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव होते हैं। दोस्तों जो कोशिका भित्ति है इनमें पाई जाती है, जो जीवाणु होते हैं इनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति जीवाणुओं में पाई जाती है। इस बात को भी नोट रखिएगा। दोस्तों बात की जाए यदि लाइकेन की तो दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। किसका दोस्तों? ये सवाल कई बार बनता है कि बताइए कवक और शैवाल का सहजीवन क्या होता है। तो दोस्तों कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है वह क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। दोस्तों लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका? वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है इसको। जहां पर दोस्तों वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर दोस्तों यह कम उगता है। क्या होता है? कम उगता है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये बातें दोस्तों याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन बी हो जाएगा। जो विषाणु है यानी जिसको वायरस भी कहा जाता है वह दोस्तों सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहलाता है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों पत्तियों का हरा रंग होता है सेल्यूलोज के कारण, पर्णहरिम जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है इसके कारण, या दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण? बताइए, या उपर्युक्त सभी? दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है यही पत्तियों के हरा रंग होने का कारण है। क्या है दोस्तों? हरा रंग होने का यही है जो कारण है। इस बात को नोट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्णहरित या दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ये बात भी आप नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, मेढक। दोस्तों मेढक जलचर है, थलचर है, नभचर है या दोस्तों उभयचर है? बताइए। जलचर का मतलब जो जल में दोस्तों विचरण करते हैं। किसमें दोस्तों? जल में विचरण करते हैं या जल में जो रहने वाले जीव हैं वह जलचर कहलाते हैं। थलचर दोस्तों जमीन में जो रहने वाले जीव हैं यानी स्थल में जो रहने वाले जीव हैं वह क्या कहलाते हैं? थलचर कहलाते हैं। और आकाश में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? आकाश में उड़ने वाले या रहने वाले वह नभचर कहलाते हैं। वहीं दोस्तों मेढक की बात की जाए तो ये दोस्तों जल, कीचड़ और दोस्तों स्थल दोनों जगह रहता है, इसलिए दोस्तों इसको उभयचर कहा जाता है। दोस्तों उभयचर एक उदाहरण क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ भी है। क्या है दोस्तों? मगरमच्छ। यह भी दोस्तों कहां रहता है? यह पानी में भी रह लेता है और दोस्तों स्थल में भी रह लेता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कैम्बियम करता है? बताइए। दोस्तों कैम्बियम, इसको नोट करिएगा। इसका आंसर तो नहीं पर इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? पौधों की वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार होता है वह कैम्बियम होता है। वहीं बात की जाए फ्लोएम की तो दोस्तों यह भोजन का जो भोजन होता है या जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं उनका जो है संवहन करता है। कहाँ संवहन करता है? फ्लोएम जो है ये भोजन का, पोषक तत्वों का पौधे के हर भाग में संवहन करता है यानी लेकर जाता है। वहीं दोस्तों यदि जाइलम की बात की जाए तो यह जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है? संवहन करता है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
वे पौधे जो दोस्तों मरुस्थल में उगते हैं वह क्या कहलाते हैं? वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वह क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं, एपीफाइट कहलाते हैं, या हाइड्रोफाइट कहलाते हैं? दोस्तों हाइड्रोफाइट की बात की जाए तो दोस्तों जल में उगने वाले पौधे, किसमें? जल में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। एपीफाइट क्या होता है दोस्तों? एपी फाइटर क्या होते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में, या आपने कहीं देखा होगा कि एक पेड़ पर कोई दूसरा पौधा उगाता है। क्या होता है दोस्तों? कोई एक पेड़, मान लीजिए पीपल का ही वृक्ष है, उसमें देखते होंगे कई बार दोस्तों नीम का वृक्ष भी निकल आता है, किसी अन्य चीज का वृक्ष भी उसमें उगाता है, तो दोस्तों वो होते हैं एपीफाइट। वह प्रक्रिया एपीफाइट कहलाती है। यानी दोस्तों मान लीजिए कोई वृक्ष है, ये मान लीजिए आम का ही वृक्ष है। किसका वृक्ष है? इसका आम का वृक्ष है। इसी में यहीं से कहीं से दोस्तों किसी तने के पास से एक अलग वृक्ष उगाया, मान लीजिए नीम का ही वृक्ष उगाया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? एपीफाइट कहलाती है। जरूरी नहीं यहाँ पर नीम का पौधा उगे, क्योंकि नीम का पौधा दोस्तों जमीन में भी उगता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे वृक्षों पर ही उगते हैं, उनको कहा जाता है एपीफाइट। मैंने तो केवल आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए नीम का उगाया, तो दोस्तों यहाँ पर कोई अन्य पौधा उगाया जो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? आम के वृक्ष पर निर्भर है, इसलिए दोस्तों वो एपीफाइट कहलाएगा। वहीं दोस्तों जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उनको हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? बताइए, सोचिए दोस्तों, जो दांतों की कठोरता होती है वह किसके कारण होती है? तो दोस्तों जो दांतों की कठोरता है इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वह क्या है? इनेमल है। क्या है दोस्तों? इनेमल है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनेमल के कारण दांतों में कठोरता होती है। वहीं दोस्तों इसमें इनेमल में पाया क्या जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये किसका बना होता है यदि पूछ ले तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है क्या? इनेमल। वहीं कैल्शियम के बारे में आप सभी जानते हैं, यह दोस्तों हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। आयरन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हमारे रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? रक्त में पाया जाता है। दोस्तों विश्व रक्त दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए दोस्तों। 14 जून को। कब? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं किसका श्रावण करती हैं? यानी दोस्तों जो लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो लैंगरहैंस हैं, इनको द्वीपिकाएं भी कहा जाता है। ये किसका श्रावण करते हैं? यानी दोस्तों इनमें से कौन सी चीज है जो निकलती है, यह पूछा गया है। इसमें दोस्तों कई प्रकार की पाई जाती हैं। बीटा सेल भी पाई जाती हैं, अल्फा सेल भी पाई जाती हैं, इस प्रकार की सेल पाई जाती हैं। ये सभी का समूह होता है लैंगरहैंस। इसमें दोस्तों एक बीटा सेल होती है। लैंगरहैंस में क्या होती है? बीटा सेल होती है। उस बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? इंसुलिन निकलता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। इस बात को भी आप नोट करिएगा। इंसुलिन दोस्तों क्या होता है? यह दोस्तों शर्करा को पचाने में, किसको दोस्तों? शर्करा, यानी शर्करा किसको बोला जाता है? शुगर। शुगर को पचाने में मदद करता है। किसको? शुगर को पचाने में मदद करता है। यदि दोस्तों शुगर यानी शर्करा की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, यानी रक्त में बढ़ जाती है, तो दोस्तों ब्लड शुगर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड शुगर हो जाता है। आजकल यह बीमारी दोस्तों आप सभी जानते हैं, आम बीमारी है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो दोस्तों इंसुलिन ही वह है जो दोस्तों शुगर को कंट्रोल करता है। जब बॉडी का यह इंसुलिन खत्म हो जाता है तब व्यक्ति को ब्लड शुगर हो जाता है। ब्लड शुगर से दोस्तों व्यक्ति को आप सभी जानते हैं थकान होने लगती है। जो ब्लड शुगर की मात्रा एक समय के बाद अत्यधिक बढ़ जाती है तो पैरों में एक विशेष रोग हो जाता है। उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, काकोरी कांड की घटना है। दोस्तों काकोरी कांड की घटना जो है कब हुई थी? 12 अगस्त 1926 को हुई थी, 12 अगस्त 1923 को हुई थी,
16 मार्च 1926 को हुई थी या 9 अगस्त 1925 को हुई थी? बताइए दोस्तों। काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड। दोस्तों काकोरी कांड का वर्तमान में नया नाम क्या है? वर्तमान में नया नाम इसका काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शामिल थे, उनके नाम नोट कर लीजिएगा। पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब। कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे। दूसरे कौन थे? अशफाक उल्ला खान थे। कौन थे दोस्तों? अशफाक उल्ला खान साहब थे। तीसरे कौन थे दोस्तों? राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। और चौथे कौन थे दोस्तों? चौथे इसमें शामिल कौन थे? ये आप हमें कमेंट एक नाम आप बताइए। इसमें लगभग दोस्तों 40 क्रांतिकारी शामिल थे। ये दोस्तों प्रमुख नाम है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों इनका लक्ष्य था कि ट्रेन से लगभग दोस्तों 9,000 रुपए लूट लिए जाएं, लेकिन ये लोग केवल 4600 से 4000 से 4600 के बीच रुपए ही लूट पाए, जिसके बाद दोस्तों ये लोग गिरफ्तार हुए थे और इनको फांसी की सजा भी हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1925। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह घटना या यह एक्शन कब का है? यह दोस्तों 9 अगस्त 1925 का है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों ये जो काकोरी है यह दोस्तों लखनऊ के करीब स्थान है। कहाँ है दोस्तों? यह लखनऊ के पास ही स्थान है काकोरी। वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था हमारे प्यारे क्रांतिकारी भाइयों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 209, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? बताइए दोस्तों। जो नेहरू रिपोर्ट है यह कब प्रस्तुत की गई? सन 1828 में, सन 1929 में, 26 में या 30 में? बताइए दोस्तों। पहले ये बताइए कि नेहरू रिपोर्ट थी क्या? तो दोस्तों संविधान को बनाने का जो पहला मसौदा था, संविधान को बनाने का पहला प्रयास भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहला प्रयास वह थी नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जो दोस्तों जिन्ना था, आप जिन्ना को तो सभी जानते होंगे, उसने दोस्तों 14 पॉइंटों में जवाब दिया था। यह बात भी नोट करिएगा, यह क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। और यह नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब पेश की थी? सन 1928 में पेश की थी। कब पेश की थी? 1928 में पेश की थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? पूना पैक्ट कब पारित हुआ? यह भी दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों जो पूना पैक्ट है, सबसे पहली बात तो यह किस किस के बीच हुआ? तो यह दोस्तों गांधी जी, माफ करिए गलत लिख गया, महात्मा गांधी जी और दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? BR अंबेडकर साहब के बीच हुआ। यह बात याद रखिएगा। और ये दोस्तों कब होता है? यह दोस्तों 1932 में होता है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी और किसके बीच? गांधी जी के बीच और दोस्तों BR अंबेडकर साहब के बीच सितंबर 1932 में यह जो है पूना पैक्ट होता है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, यहां पर बात आई है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की। इसमें दोस्तों बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट करिएगा इस चीज को। बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सबसे पहले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन एक ऐसी सम्मेलन जिसमें दोस्तों सभी लोग बराबरी पर बैठते हैं। मान लीजिए ये कोई मेज लगी हुई, इसमें जो सभी लोग होंगे वो एक बराबर बैठेंगे। इसको बोला जाता है गोलमेज सम्मेलन। क्या बोला जाता है? गोलमेज सम्मेलन। ये दोस्तों 3 हुई थी। कितनी हुई थी? 3 हुई थी। जो पहली वाली हुई थी वह दोस्तों नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चली थी। कब तक? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह कब से कब हुआ था? वह दोस्तों 7 सितंबर 1931 से 1931 1 दिसंबर तक चला था। यह बात याद रखिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो तीसरा दोस्तों नवंबर 1932 से, कब से? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला था। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था।
कांग्रेस ने या दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था और एकमात्र ऐसा सम्मेलन था, माफ करिए, एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कोई कांग्रेस का अध्यक्ष या दोस्तों कोई कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग लिया था और गांधी जी ने ही भाग लिया था। इसके बाद किसी भी सम्मेलन में गांधी जी ने या किसी अन्य ने भाग नहीं लिया। मात्र एक नाम है बाबा साहब भीमराव B.R. अम्बेडकर साहब का, भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए गांधी जी लंदन में इस गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, तो दोस्तों राजपूताना जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गए थे, यह बात याद रखिएगा दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता है। आप सभी जानते हैं यूपी पेट का जब एग्जाम हुआ था पिछली बार, यूपी पीईटी का, तो वहां पर यह तक पूछ लिया था कि बताइए गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से प्रारंभ किया था। धोती पहनना कि लंगोटी पहनना, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया था, इसलिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1930 से 1931 हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 तक चला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं केरल राज्य है। कौन सा है? केरल राज्य है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है दोस्तों? बिहार है। वहीं लिंगानुपात में सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है? तो केरल में है। और सबसे कम कहां है? हरियाणा में है। क्या दोस्तों? लिंगानुपात। इस बात को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय हेतु प्रावधान है संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्ष 2005 के 93वें संविधान संशोधन में ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी संविधान की 5वीं अनुसूची में भी अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान है और वर्ष 2005 में जो 93वां संविधान संशोधन हुआ था उससे भी संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रावधान। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? क्वेश्चन दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं, तो बताइए कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं वैकाल झील है। कौन सी है? वैकाल झील है। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। यानी वैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दोस्तों एशिया? बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश कौन सा है? दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित देश है वह कौन सा है? वह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही दोस्तों द ग्रेट प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है, यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका या एशिया महाद्वीप? बताइए। तो दोस्तों जो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहां स्थित है? दोस्तों जो बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र है यह कहां स्थित है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए दोस्तों, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर एक परमाणु संयंत्र है, नरौरा परमाणु संयंत्र। कौन सा? नरौरा परमाणु संयंत्र। इस बात को याद रखिएगा। ये कहां पर है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। कहां पर है? बुलंदशहर में है। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर दोस्तों भिलाई इस्पात प्लांट है। किसका दोस्तों? भिलाई इस्पात जो प्लांट है वह कहां स्थित है? बताइए।
छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बेलाडीला जो है लव अयस्क क्षेत्र, यह छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है, शीघ्र और सरलता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, या फिर दोस्तों ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग करता है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का उत्पादन करता है, बनाने के बाद चालू रखने में कम खर्च आता है। बताइए, एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र के संबंध में कौन सा कथन है सही है? तो दोस्तों शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है क्या? एक बड़ा जल विद्युत केंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, काला हीरा कहाँ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोहे को कहा जाता है, मैग्नीज को कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है, या बैकेलाइट को कहा जाता है? बताइए, काला हीरा किसको कहा जाता है? दोस्तों जो काला हीरा है यह किसको कहा जाता है? यह कोयले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, रिहंद बांध परियोजना स्थित है पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या उड़ीसा में? बताइए, रिहंद बांध जो परियोजना है यह कहां पर स्थित है? दोस्तों जो रिहंद बांध परियोजना है यह कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर बनाया गया है। असम में बनाया गया है, मेघालय में बनाया गया है, लद्दाख में, या दार्जिलिंग में? बताइए, पहला जो भारत का प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर है यह कहां बनाया गया है? बताइए दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो गांव कौन सा है दोस्तों? गांव है मोडेरा। कौन सा है? मोडेरा, जो कहां स्थित है? गुजरात में है। वहीं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में बनाया गया है प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, भारत का सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, या चतुर्थ? बताइए, सब्जियों के उत्पादन में दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, रेलवे तथा बैंक सूची किस विषय में आते हैं, या बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे पास 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? राज्य सूची, दूसरी है केंद्र सूची, और तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। दोस्तों ये तीनों सूचियां जो है अनुसूची 7 में हैं। किस में है? अनुसूची 7 में इनका वर्णन मिलता है। जो राज्य सूची है इसमें दोस्तों राज्य कानून बनाते हैं, जो केंद्र सूची है इसमें दोस्तों केवल केंद्र कानून बना सकता है, वहीं समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोस्तों जो रेलवे है और दोस्तों जो बैंक है यह किस सूची का विषय है? तो दोस्तों यह केंद्र सूची के विषय है। किस सूची के विषय है? केंद्र सूची के विषय है, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताइए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या 8 वर्ष? राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। क्या दोस्तों राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों? नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? दोस्तों माफ करिए, राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के विरुद्ध, यानी हाई कोर्ट का कोई निर्णय आपको पसंद नहीं आता या
कुछ भी है दोस्तों आपको लगता है कि सही नहीं है या ये हमारे फेवर में नहीं है, यही बातें होती हैं, तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालयों की जो वर्तमान में संख्या है वो 25 है। कितनी है? 25 है। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वह है दोस्तों अमरावती। कौन सा है दोस्तों? अमरावती उच्च न्यायालय स्थित है, जो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? वर्ष 2007 से 2012, वर्ष 2008 से 2013, वर्ष 2006 से 2011। बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो दोस्तों 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। कितना रहा? 2007 से 2012 तक रहा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? वह था समावेशी विकास। क्या था दोस्तों? समावेशी विकास करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। इसके दोस्तों 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? इसके 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इनका जो प्रथम बुक या इनका जो प्रथम ग्रंथ था वह था क्या था? प्रमुख ग्रंथ वह था सत्यार्थ प्रकाश। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? बताइए जो सती प्रथा है इसका अंत किसके प्रयासों से हुआ? डलहौजी के, लॉरेंस के, रिपन के या राजा राम मोहन राय के? रिपन की बात की जाए दोस्तों, पहली जो दशकीय आधार पर जनगणना हुई थी, दशकीय आधार पर जो जनगणना हुई थी वह दोस्तों रिपन के टाइम पर हुई थी। इसको दशकीय आधार पर भी कहा जाता है, वैज्ञानिक आधार पर भी कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर राजा राम मोहन राय जी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा गया। क्या कहा गया? युगदूत कहा गया। युगदूत कहने वाले कौन थे? बताइए दोस्तों। युगदूत कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे या सरदार पटेल? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनको भारतीय नवजागरण का पिता कहा गया या दोस्तों इनको भारतीय नवजागरण का जनक भी कहा गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।